नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी के प्रयागराज में संगम के प्रदूषित पानी को लेकर योगी सरकार जो है सवालों के घेरे में है। प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे लोग संगम के प्रदूषित पानी में डुबकी लगाने के लिए मजबूर है और अब योगी सरकार इस मुद्दे पर एनजीटी में योगी सरकार की भारी फजीहत भी हुई है। एनजीटी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही प्रदूषित पानी को लेकर ताजा रिपोर्ट भी तलब की है। तो एक तरफ जहां पर योगी सरकार को एनजीटी की तरफ से फटकार लगी है, वहीं योगी आदित्यनाथ जो है एक अलग आंकड़े के साथ सदन में पहुंचते हैं और कहते हैं कि जो पानी की खराब गुणवत्ता की बात की जा रही है, वो सिर्फ हवा-हवाई बातें हैं। गुणवत्ता साफ है और लगातार सरकार जो है इस दिशा में बेहतर कदम उठा रही है। एक तरफ तो एनजीटी की रिपोर्ट है और दूसरी तरफ योगी सरकार के अलग आंकड़े हैं। तो लगातार इस पर जो है बातचीत होनी शुरू हो गई है। योगी सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो लगातार इस आंकड़े को लेकर भी लोगों को गुमराह करती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी जुड़ चुके हैं। केपी मलिक जी, 4 PM पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद शोभित जी। जी। आंकड़ों की अगर बात करते हैं सर, तो इस महाकुंभ में आपने भी देखा होगा तमाम ऐसे आंकड़े हैं जिनको लेकर योगी सरकार की भारी फजीहत होती रही है। लेकिन इसके बावजूद भी योगी सरकार इन आंकड़ों को लेकर भरे मंच से हामी भरती हुई नजर आई। यानी कि उन आंकड़ों पर जो है तथ्यात्मक रूप से उन आंकड़ों को सही बताया जिन पर सबसे ज्यादा विरोधाभास देखने को मिला। एनजीटी की बात करना चाहते हैं, एक रिपोर्ट की बात करना चाहते हैं जहां पर पानी की गुणवत्ता को लेकर जो महाकुंभ हो रहा है उसमें पानी की गुणवत्ता को लेकर योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई गई है। लेकिन सदन में आपने भी देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। इसको लेकर भी लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है। आप लोग ऐसे दुष्प्रचार से सावधान रहिए। किस तरीके से देखते हैं उनकी शैली को? शोभित जी, अगर हम बात करें 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा की सरकार आई, तो तमाम गंगा सफाई अभियान के मुद्दे उठे। और आपको याद करना चाहिए कि एक प्रोफेसर थे जिन्होंने आमरण अनशन किया था गंगा सफाई को लेकर, सरकार ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत बड़े विद्वान थे, प्रोफेसर थे, आपको याद होगा। मैं यहाँ उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो लेकिन ये सरकार जो है उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती है इस चीजों को। अब योगी जी का ये बयान कि जो है विपक्ष भ्रम फैला रहा है, विरोधी लोग भ्रम फैला रहे हैं। भाई ये एनजीटी की रिपोर्ट है, एनजीटी ने रिपोर्ट मांगी है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये रिपोर्ट बना के दी है, तो इसमें विरोधी कहां से आ गए? आपकी सरकार है, आप आंकड़े रुकवा क्यों नहीं देते हैं? भाई आप क्या कर रहे हैं, हर जगह आंकड़ों को रुकवा दे रहे हैं। तो जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसके आंकड़ों को रुकवा दीजिए, रिपोर्ट ना जारी करे अपनी। दूसरी बात, सवाल यह भी उठता है कि ये कुंभ के बीचों बीच रिपोर्ट क्यों आई है? ये कौन चाहता है कि मामला जो है हाईलाइट हो? क्या आपकी पार्टी के लोग ही चाहते हैं क्या? जो केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड है वो किसके अंडर में आता है? एनजीटी किसके अंडर में आता है? अगर आप तमाम चीजें, फैसले, मंदिर के फैसले, दूसरे फैसले करा ले रहे हैं, कोर्ट के ऊपर भी दबाव डाल के, आप एनजीटी को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा तो हम नहीं मानेंगे। तो आप जो है ये जब अपनी कोई बात कहनी होती है तो उसको विरोधी और विपक्षों के कंधे पे रख दो। जब कोई अपनी तरफ से बात अपने लिए बड़ाई करनी हो तो कह दो कि अब आपने जैसे बताया कि हम कह रहे हैं कि ये शोध का विषय है कि हमने 50 करोड़ से अधिक लोगों को गंगा में डुबकी लगा दी है, वो तो आप उसका श्रेय तो लेने के लिए राजी हैं और आप चाहते हैं कि आपको श्रेय मिले। लेकिन जो वहां लोगों की मृत्यु हुई है, जो भगदड़ हुई है, जो अव्यवस्था है, जो गंगा सफाई के लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब कोई और पड़ोसी दे जाए तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी सरकार का कैसे चलेगा? तो आपको आज तक आपने जवाब नहीं दिया इस बात का कि आपने पहले तो 12 घंटों के बाद ये बताया कि 30 लोग मारे गए हैं। जब 30 लोग मारे गए हैं उसके बाद आपने घायलों की सूची नहीं बताई। उसके बाद जब कोई घायल होते हैं, कई लोग हॉस्पिटल जाकर डेथ हो जाती है, बाद में कुछ मृत्यु के आंकड़े बढ़ते हैं, आपने एक आंकड़ा नहीं बढ़ाया और ये मामले को ही दबा दिया, मामले को ही खत्म कर दिया। आज तक ना कहीं रिपोर्ट किसी चैनल पे है, ना किसी अखबार में है। तो यही आपका कृत्य है।
इसके अलावा अगर आप देखें नई दिल्ली की भगदड़ जो हुई है वहां पे, जो भगदड़ नहीं कहूंगा मैं उसको, अव्यवस्था कहूंगा, जो अव्यवस्था नई दिल्ली स्टेशन पे थी और वहां पे जो लोगों की मृत्यु हुई है, उस 18 से आंकड़े को आप बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। जो घायल हुए थे उस टाइम भी रिपोर्ट आई थी कि कम से कम 15 लोग घायल हैं, तो 15 लोग कहाँ गए? ठीक हो गए, घर चले गए, या उनमें से और लोगों की मृत्यु हुई है, कोई बुलेटिन नहीं आया। आपने हॉस्पिटल के बाहर जो है अर्धसैनिक बल लगा दिए, किस लिए लगा दिए? ताकि कोई मीडिया वाला अंदर ना जा सके, ताकि कोई रिपोर्ट फाइल ना कर सके। तो आप इस तरह से करके क्या जताना चाहते हैं, क्या जनता को मैसेज देना चाहते हैं? तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, गंगा में कितनी सफाई है, कितनी गंदगी है, यमुना कितनी गंदी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। देखिए, मैं जो आपको जिक्र किया ना कि जीडी अग्रवाल ने सुसाइड, अब आपको उसको सुसाइड कहें, आमरण अनशन कहें, या जो भी कहें, या सरकार की जो है अदूरदर्शिता कहें, या सरकार की असंवेदनशीलता कहें, आपने उनको मृत्यु की भेंट चढ़ा दिया और आपके कान पे जू नहीं रहेंगी, आपको कोई पछतावा नहीं है इस बात को लेके, तो कितने लोग आवाज उठाते रहते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि उमा भारती ने मंत्रालय इसीलिए छोड़ दिया था कि उमा भारती संत समाज से आती हैं और वो वास्तव में गंगा की सफाई चाहती थी, क्योंकि खुद उन्होंने ऊपर से नीचे तक गंगा को देखा था। देखिए, गंगा ऋषिकेश तक आते आते, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार से जब गंगा बाहर निकलती है तो वो दूषित वहीं से हो जाती है। और हरिद्वार के बाद अगर आप देखेंगे, चाहे आप शुक्रताल देखें, बिजनौर देखें, मेरठ देखें, उसके बाद आगे जाते जाते कानपुर तक जाते जाते गंगा का बुरा हाल हो जाता है। और जो रही सही कसर है वो कानपुर का चमड़ा उद्योग और बाकी जो वहां पे इंडस्ट्री है, वो उसका सत्यानाश कर देती है गंगा जल का। और कानपुर के बाद गंगा का पानी हाथ लगाने लायक है नहीं, ये 10 रिपोर्टें आ चुकी हैं। आप आंखों, अगर आप कभी जाएं और कानपुर में गंगा को देख लें तो आप बेहोश होकर गिर जाएंगे। और आप इस दावे को मानने मानने को राजी नहीं है। आप विरोधी और विपक्षी दल की बात करते हैं कि विपक्षी जो है इसको र्यूमर फैलाने की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष क्या करेगा इसमें? आपने 7 साल में क्या किया? केंद्र की 11 साल की सरकार ने क्या गंगा के लिए किया? वो आंकड़े जारी कीजिए ना भाई, वो रिपोर्ट बताइए ना, आप बताइए ना आपने क्या किया। जितने गंगा के दोनों तरफ नदी नाले हैं, जितने केमिकल की फैक्ट्रियां चल रही हैं, जितनी दूसरी एक्टिविटी हो रही है, आपने कितनी पे प्रतिबंध लगाया? भ्रष्टाचार व्याप्त है अधिकारियों में और कर्मचारियों में, वहां पे पैसे लेके आपको नदी नाले में खोल देते हैं, फैक्ट्री का सारा गंदा पानी आप गंगा में बहा देते हैं और इंस्पेक्टर जाता है, पैसे लेके आ जाता है। ये किससे छुपा हुआ थोड़ी है। तो ये खाली वहां पे विधानसभा में खड़े होकर कह देना कि आमचन लायक पानी है, नहाने लायक पानी है, कोई दिक्कत नहीं है, और घूम फिर के 2013 पे चले जाना कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे और 2013 में उन्होंने नहाने से मना कर दिया था। तो आप भी मानते हैं कि 2013 में इतना गंदा पानी था और आज आपने गंगा को इतनी बढ़िया सफाई कर दी कि उसमें 50 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं आप कहना चाहते हैं कि आपने सफाई कर दी है? तो ये सब जो है बहानेबाजी है और मुद्दे को भटकाने की एक कोशिश सरकार की तरफ से भी है। विपक्ष तो बात करेगा, देखिए विपक्ष तो चीजों को रखेगा ही, विपक्ष तो आवाज उठाएगा ही। सरकार की जो गलत नीतियां है, विपक्ष तो उनकी आवाज उठाएगा ही, विपक्ष है ही इसीलिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है ये भी देखना होगा। जी जी, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी भारी भरकम बजट खर्च किया गया। बजट तो खर्च हो गया, लेकिन गंगा जो है ना निर्मल हुई, ना पावन हुई, ना साफ हुई, ना स्वच्छ हुई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो तर्क सरकार लेकर आ रही है, जो तर्कों पर सरकार बातचीत करती हुई नजर आ रही है, वो भी बहुत ज्यादा, उस पर भी सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। फेकल बैक्टीरिया बढ़ा हुआ है, एनजीटी इसको लेकर फटकार लगा रही है सरकार को। और योगी आदित्यनाथ को कल आपने सुना होगा, तो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो फैकल बैक्टीरिया बढ़ गया है, जो आसपास से जुड़े हुए जो गांव है, यहाँ पर जो गाय और भैंस जाकर गंदगी कर देती है, उसकी वजह से है। तो मतलब वो इस तरह का तर्क दे रहे हैं। भीड़ जब भगदड़ मस्ती है कुंभ में, उसको लेकर वो कहते हैं कि एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट हो गया था, उसकी वजह से जो है 30 लोगों की जान चली गई। तो इस तरीके के तर्क भी जो है सरकार की तरफ से रखे जा रहे हैं। इन तर्कों को लेकर क्या कहेंगे? क्या ये तर्क वाकई में वाजिब लगते हैं, या सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, लगातार अपनी छवि को दुरुस्त करने के लिए इस तरह के तर्कों का प्रयोग सरकार करती हुई नजर आ रही है? देखिए, सरकार कोई भी हो, सरकार का काम है जनता के हितों के काम करना
और उनको जनता के सामने रखना, बताना। और विपक्ष का काम है कि जो सरकार की जो गलत नीतियां हैं या सरकार की जो नाकामी है उसको उजागर करना और जनता के बीच में रखना। ये दोनों का लोगों का काम है, पक्ष का और विपक्ष का। पक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। लेकिन आज का जो पक्ष है वो आंकड़े छुपाने में विश्वास करता है और झूठ बोलने में ज्यादा विश्वास करता है। और वो इतना झूठ बोलता है कि इतना झूठ बोलता है, झूठ 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 बोल के उसको लोगों को सच साबित कर देता है और सच मानने को लोग मजबूर हो जाते हैं। आज लोग ये मानने को राजी नहीं है कि कोई अव्यवस्था कुंभ में हो रही है, कुंभ में कोई दिक्कतें हैं, कोई मानने को ही राजी नहीं है इस बात को। कह रहे विपक्ष र्यूमर फैला रहा है। जिन लोगों ने अपनी आंखों से चीजें देखी हैं उनको कैसे आप समझाएंगे? तो ये जो सरकार है, किसी भी चीजों को, चाहे उसमें गंगा में पॉल्यूशन हो, चाहे गंगा में अव्यवस्था हो, ये गाय गुड़ गोबर और भैंस से आगे जा ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं भैंस और गाय गंदगी फैला रही है। तो जी। गाय तो आपने गौशाला में बांध दी थी, फिर वो गाय कहां चली गई वहां गंदगी फैलाने के लिए? आपने तो पूरे प्रदेश में गो हत्या पे बैन लगाया है और गो हत्या में आपने जो है बहुत आगे बढ़ के आपने ऐसा उदाहरण सेट किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरे राज्य भी शायद आपसे शिक्षित होंगे इस चीज को देख के, जिस तरह से आपने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाकर गौ का प्रबंधन किया है। आपने गायों के लिए गौशाले बनाई हैं, उनकी क्या स्थिति है वो सबके सामने है। किसान कितना परेशान है आवारा गोधन से, तो उससे वो हर जगह शिकायतें करता है, उसका कोई समाधान नहीं है। उस पर भी आप लीपापोती कर देते हैं। और अब आप खुद ही कह रहे हैं कि गाय और भैंसे जो है वो गंगा में गंदगी करती हैं। आदमी नहीं कर रहा है, फैक्ट्रियां नहीं कर रही हैं, इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रही हैं, तो वो भी बताइए। या खाली गाय भैंसों को, उनको पशुओं को दोषी ठहरा के और आप साफ बच निकले? तो उनका प्रबंधन करिए ना आप। फिर आप क्या करते हैं? ये क्या है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है भयंकर। मैंने जैसा कहा आपको, एनजीटी हो चाहे दूसरे लोग हो, तमाम लोग इस चीज पर लगे हुए हैं कि जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है, जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है गंगा को गंदा करने के लिए, वो सबसे ज्यादा केमिकल फैक्ट्री और दूसरी जो इलीगल एक्टिविटी होती है, उसका जो पानी सीधा जाता है गंगा में, वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है। उस पर सरकार लगाम लगाने में नाकामयाब रही है और ये सरकार को मानना चाहिए। और सरकार इसको सही हृदय से स्वीकार करे और इस पे क्या आगे एक्शन लेगी, क्या इसको सुधार करेगी, सरकार को इस तरह के आंकड़े हाउस में रखने चाहिए। ना कि बरगलाने के आंकड़े, झूठ बोलने के आंकड़े और इशू को भटकाने के आंकड़े ना रख के सच्चाई के आंकड़े पेश करे और कहे कि हम भी मानते हैं कि हम जिस तरह से गंगा की सफाई होनी चाहिए थी उस प्रकार से नहीं हुई है और हम आगे कोशिश करेंगे कि गंगा की सफाई अच्छे से कर सके, हम कड़े एक्शन लेंगे। इस तरह का जिम्मेदार वक्तव्य मुख्यमंत्री योगी को हाउस में रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ना कि विपक्ष के कंधों पे रख के बंदूक चलाना और विपक्ष के माथे अपना जो है पूरा वो मर देना, दोष मर देना और खुद साफ बच निकलना। मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। जो गलतियां हैं, जो गलत चीजें हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और जो अच्छे काम आप कर रहे हैं उसको भुनाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप राजनीतिक दल हैं, आपको चुनाव में जाना है और आपको इस तरह की तमाम चीजें करनी है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो हो। 10-20-50% तो सच्चाई होनी चाहिए। बाकी तो आप नमक मिर्च लगाते ही हैं, बाकी तो आप जुमलेबाजी करते ही हैं, लेकिन उसमें कुछ तो सच्चाई हो, कोरे जुमलेबाजी ना हो। इसकी कोशिश रहनी चाहिए पक्ष की तरफ से, मेरा तो यही कहना है जी। बिल्कुल सर। तो लगातार जो है व्यवस्थाओं पर बात सरकार करती हुई नजर आ रही है, विपक्ष अव्यवस्थाओं के मुद्दों पर हल्ला बोल करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब आपसे इस महाकुंभ के लिए जानकारी जुटाई जाती है सदन में, तो आप 2013 का जिक्र करते हैं, उससे पहले के जब कुंभ होते हैं तो उसका जिक्र करते हैं और उनके आंकड़ों को आप जो है सदन के पटल पर रखते हैं। सवाल सर यहाँ पे ये भी उठता है, जब आपको आपके महाकुंभ के आयोजन के बारे में जानकारी देनी चाहिए, तब आप पिछली सरकारों में क्या खामियां रह गई, कितना भ्रष्टाचार हुआ है और क्या-क्या अव्यवस्थाएं हुई थी, कितना पैसा किस ठेकेदार को दिया था, यहाँ तक कि आंकड़े को लेकर तो आप बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस महाकुंभ में अव्यवस्थाओं पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। तो ये कहां तक जायज है सर? देखिए शोभित, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो,
और इनके मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तमाम लोग पीछे की तरफ भाग रहे हैं। इन लोगों को यह सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो, तो आपके मुताबिक भी जनता ने भी माना है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो ठीक से काम नहीं कर पाए, इसलिए जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और आपको कुर्सी पर बिठाया है। तो आप खाली उन्हीं का रोना रोते रहेंगे या अपना भी कुछ करेंगे? और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत कम समय मिला है। केंद्र की सरकार तीसरे टर्म की सरकार दूसरे टर्म में काम कर रही है, तो ऐसे में आपका खाली दोष और आरोप प्रत्यारोप करते रहना वाजिब नहीं है। आपको अपने तथ्यों के आधार पर अपने आंकड़े बताने चाहिए, आप क्या कर रहे हैं आपको वो बताना चाहिए, आपको आगे का रोड मैप जनता के सामने और हाउस के सामने रखना चाहिए कि आपने अभी तक क्या किया है और आगे आप क्या करेंगे। आप खाली पिछली सरकारों का रोना रो के बच नहीं सकते। यहाँ पे आपको अपना बताना पड़ेगा कि आपका एजेंडा क्या है अगले 2 साल का, 3 साल का। आप अपना एजेंडा तो बता नहीं रहे हैं, आप अपनी व्यवस्था तो बता नहीं रहे हैं, आप पिछला रोना रो रहे हैं। चाहे किसी भी चीज में आप लीजिए, किसी भी चीज में आप लेते हैं, किसी भी योजना की आप बात करें, किसी भी उसकी बात करें आप, मांग की। अब किसानों की मांग चलती है कि गन्ने का रेट बढ़ाना चाहिए, गन्ने की लागत बढ़ गई है और रेट बढ़ नहीं रहा है, तो आप बोलने लगते हैं पिछली सरकारों ने इतना दिया था, हमने ये कर दिया वो। अरे भाई, पिछली सरकारों ने नहीं दिया, इसीलिए तो लोगों ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो इसका मतलब आपको भी बाहर का रास्ता जल्दी जनता को दिखा देना चाहिए। आप सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं क्या? तो मुझे लगता है कि सरकार को अपना रोड मैप आगे का बताना चाहिए, चाहे वो गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे छात्रों के लिए। जैसे आज भी आप वैकेंसी निकालने की बात कर रहे हैं, तो पिछली जो वैकेंसी निकली है उसमें क्या पारदर्शिता थी क्या? उसमें भ्रष्टाचार जिस प्रकार से है, जिस प्रकार से हेरा फेरी की खबरें आती हैं, छात्र कोर्ट में जाते हैं, इनमें इन भर्तियों में नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा? तो आपको अपना रोड मैप, अपनी पारदर्शिता जनता के सामने रखना चाहिए, ताकि लोग खुद कहें कि पिछली जो सरकारें थी वो खराब थी और वर्तमान सरकार बहुत अच्छी है। आपके खुद के सर्टिफिकेट देने से आप जो है अच्छे साबित नहीं होंगे जनता की नजरों में। आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। खाली पिछली सरकार को गाली दे के आप बच जाए, उससे आपका भला होने वाला नहीं है। तो ये विचार करना चाहिए सरकार के प्रतिनिधियों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। जी बिल्कुल। एक और नई चीज जो है वो भी सामने आई कि इस महाकुंभ के आयोजन के बाद सरकार जो है वो तैयारी कर रही है कि इतना विशाल महाकुंभ का आयोजन किया गया, 56 करोड़ लोगों ने जो है डुबकी लगाई आस्था की, कोई भी अव्यवस्था नहीं हुई इतने बड़े आयोजन में। और उसके साथ मिलकर आईआईटी के साथ एक गाइड बुक तैयार की जा रही है। मतलब देश के साथ साथ विश्व को राह दिखाएंगे कि इतने बड़े आयोजन को किस तरीके से किया जाए। तो आपको लगता है कि इतना बड़ा आयोजन जिसको सरकार ढिंडोरा पीट रही कि पूरी तरीके से सफल रहा है, इसमें कोई भी अव्यवस्था नहीं रही है, तो वाकई कुछ ऐसा है जिसको लेकर एक गाइड बुक तैयार की जा रही है? देश के साथ विदेश भी इस आयोजन से बड़ी विदेश जो मतलब जो विदेशी लोग हैं वो भी इस आयोजन से बड़ी सीख लेंगे? क्या कुछ ऐसा भी आपको समझ में आता है इस महाकुंभ को देखकर? देखिए, सोवित प्रयागराज हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे उज्जैन हो, जहां भी कुंभ और महाकुंभ होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, कोई पहला और आखिरी कुंभ नहीं हो रहा है। जी। और अगर देखा जाए, सरकार का इस कुंभ से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी जो है पुरानी संस्कृति चली आ रही है। सनातन धर्म में कुंभ का बहुत पुराना रिकॉर्ड है, बहुत पुरानी ये व्यवस्था है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार आत्मुक्त हो रही है। सरकार की जिम्मेदारी खाली वहां पे एक छोटी सी व्यवस्था कर देना है, बाकी उसमें घुसना नहीं है कि आप उसको भुना रहे हैं और आप उसके कंधे पर रख के राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं होता है। मैं लगातार पिछली सरकारों का उदाहरण देता हूं। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, एनडी तिवारी के टाइम पे उन्होंने, मैंने पहले भी कई चैनलों पे कहा है, एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि कोई वीआईपी स्नान नहीं होगा, कोई वीआईपी अलग से नहीं आएगा, सब नॉर्मल तरीके से अपना स्नान करेंगे जिसको करना है। और लोग जाते थे, स्नान करके आते थे। इन भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है कि वो किसी भी चीज को राजनीतिक इवेंट बना देती है और सियासी तौर पे उसको भुनाने की कोशिश करती है। अब आने वाले 2027 के चुनाव में इस कुंभ को भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी तमाम आंकड़े पेश करेगी कि हमने इतना बड़ा, अब कौन गिनने गया था कि 56 करोड़ लोग आ गए वहां पे? कौन गिनने गया था कि 2 करोड़ आए, 10 करोड़ आए, 100 करोड़ आए? कितने, कौन सा आपने पैमाना वहां पे लगा? आप डेड बॉडी तो गिन नहीं पा रहे हो और आपने ये गिन लिया कि 56 करोड़ आए हैं। तो ये कौन सा आपके पास ऐसा सैटेलाइट चैनल लगा हुआ है जो एक एक आदमी को गिन लेता है और डेड बॉडी और अव्यवस्था को गिन नहीं पा रहा है? वो जाम नहीं देख पा रहा है 15 से 20 किलोमीटर का, लेकिन वो ये देख ले रहा है कि स्नान कौन कौन लोग कर रहे हैं, उनकी काउंटिंग धड़ाधड़ कर रहा है। तो ये जो मजाक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुंभ का बना दिया है, मुझे लगता है कि जो असली लोग हैं, जो जिनकी आस्था है, जो सनातनी है या दूसरे भी लोग हैं जिनकी आस्था कुंभ में है, उनकी आस्था का ये मजाक बना के सरकार ने रखा है। मुझे तो ऐसा लगता है सरकार इस पर राजनीति कर रही है, सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, सरकार बताना चाह रही है कि सरकार की वजह से ही ये है और सरकार के क्या बोलते रहमो करम पे कुंभ हो रहा है। ऐसा सरकार कहीं ना कहीं एक मैसेज जनता को देना चाहती है। बार बार आप कह रहे हैं कि 144 साल के बाद 144 साल, क्या 144 साल में कभी कुंभ हुआ नहीं क्या? कुंभ तो आप खुद ही कह रहे हैं 2013 में हुआ था, उससे पहले भी कुंभ हुआ था। संत भी कह रहे हैं कि 144 का डेटा आपके पास आया कहां से? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है कि संत भी चुपचाप बैठे हैं। संत तो लगातार आवाज उठाते हैं। संतों ने तो आवाज अयोध्या मंदिर के उद्घाटन पे भी उठाई थी कि कौन सा ऐसा आफत आ गई थी कि आपने ऐसा शुभ मुहूर्त निकाला है और किसी संत की आवश्यकता नहीं है और प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच गए और उसको उन्होंने पॉलिटिकल इवेंट बना दिया ताकि उसका फायदा जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाया जाए। हालांकि वो उल्टा हो गया। अब आपको ये भी देखना होगा कि ये कुंभ को जो आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्या ये आपके लिए 2027 में फायदेमंद होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा इसको आप राजनीतिकरण कर दें और ये आपके लिए गले की हड्डी या नुकसान ही आपके लिए कर दें? ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि राम मंदिर बनाना जिस पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 35-40 सालों से राजनीति कर रही है और उसी में भारतीय जनता पार्टी गिर गई, उसी में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से ही खुद चुनाव हार गई, उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आत्ममुग्ध हो रहे हैं आप इस कुंभ को लेके, ये कुंभ ही आपको नुकसान कर दे आने वाले चुनाव में? ये भी भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज का अति प्रचार करना, अति आत्ममुग्ध होना भारतीय जनता पार्टी का, वो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जी जी बिल्कुल। एक अंतिम सवाल सर आपसे जानना चाहूंगा कि गंगा तो साफ नहीं हो पाई, महाकुंभ का आयोजन किया गया है, एनजीटी की तरफ से फटकार लग रही है, सरकार के आंकड़े कुछ और है, एनजीटी की रिपोर्ट कुछ और बताती हुई नजर आ रही है और सदन में योगी आदित्यनाथ कुछ और बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा इवेंट ये भी देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया है और यमुना का पूजन करने की बात कही जा रही है और उसको लेकर भी तमाम तरह की सफाइयां जो है वो जारी हो गई है। आपको लगता है कि अब ये जो इवेंट कराया जा रहा है यमुना को लेकर, चाहे महाकुंभ को लेकर, ये बीजेपी को आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा पाएगा? क्योंकि केजरीवाल साहब को तो बिल्कुल बेकार साबित कर दिया कि वो कुछ नहीं करा पाए, लेकिन यमुना का जो सफाई का ठेका है वो बीजेपी अभी से काम करती हुई नजर आ रही। आपको लगता है कुछ कामयाबी मिलेगी या ये भी थोड़े दिन बाद हवा हवाई साबित होगा? देखिए शोभित, अगर आप देखें जैसे कि आपने यूपी से शुरू किया है, एक तो उसमें 28 फरवरी की डेट लगी हुई है, उसमें एनजीटी और उत्तर प्रदेश सरकार अपने आंकड़े रख रही है। हालांकि खबरें ये हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कुछ गलत आंकड़े और झूठ आंकड़े भी वहां कोर्ट में रख रही है। वो क्या कोर्ट फैसला करती है, क्या रिजल्ट आता है, वो तो 28 फरवरी को ही पता चलेगा। आप दिल्ली की यमुना सफाई की बात कर रहे हैं, देखिए ये सब राजनीतिक जुमलेबाजी होती है। केजरीवाल ने जुमलेबाजी करके 10-11 साल सरकार चलाई है और वही ढाक के 3 पात हुए। उनकी सारी जो योजनाएं थी, सारे जो उनके भाषण थे, वो जुमले सिद्ध हुए। उसमें एक जुमला नहीं, 1000 जुमले हैं। वो तो वैगन आर में कह रहे थे कि मंत्री वैगन आर में भी जा सकता है और बिना सिक्योरिटी के भी रह सकता है, और उन्होंने 2-2 राज्य की सिक्योरिटी ले ली। दिल्ली की तो थी, पंजाब से भी सिक्योरिटी मंगा ली। उनके शीश महल को आप देख ही रहे हैं, वो कह रहे थे 2 और 3 बेडरूम फ्लैट में भी मंत्री रह सकता है और शीश महल भी उन्होंने ले लिया। तो ये सिर्फ राजनीतिक जुमलेबाजी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल से अधिक जुमलेबाजी इस बार की और जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी है दिल्ली में। अब भारतीय जनता पार्टी थोड़ी नूरा कुश्ती तो करेगी अपने आप को दिखाने के लिए, भाई हम आ गए कुछ करेंगे। अब आप बताइए कि सरकार बनी नहीं है, मुख्यमंत्री बना नहीं है और यमुना में जो है मशीन के फोटो और वायरल होने शुरू हो गए, गंगा सफाई अभियान शुरू हो गया है।
हम दिल्ली में रह रहे हैं 35 साल से, हम देख रहे हैं, हमें बड़ा दुख होता है जब हम दिल्ली से नोएडा जाते हैं यमुना को क्रॉस करके कि यमुना का क्या हाल दिल्ली में है। भाई दिल्ली से पहले भी जैसे पानीपत का इंडस्ट्रियल एरिया है हरियाणा का, उसका पूरा केमिकल जो आता है फैक्ट्रियों का वो यमुना में आता है। उसके बाद यमुना का हाल दिल्ली में इतना बुरा हो जाता है, अगर दिल्ली से बाहर की आप यमुना देख लें मथुरा तक जाते जाते वो केमिकल की नदी बन जाती है, आप उसमें हाथ नहीं डाल सकते। अगर आपने उसमें हाथ डाल दिया तो तेजाब उसमें इतना है कि आपका हाथ जल जाएगा। ये स्थिति यमुना की हो गई है। तो ऐसे में ये कल्पना करना कि भारतीय जनता पार्टी जादू की छड़ी घुमाएगी और यमुना साफ हो जाएगी, ये कोरी कल्पना है। और ये कल्पना कभी भी सच साकार नहीं होगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी जितनी चीजें कर ले, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है। होता क्या है कि आप किस किस तरह से प्रतिबंध लगाएंगे। आपने तमाम फैक्ट्रियों को, कंपनियों को कहा है कि आप अपने यहाँ प्लांट लगाइए, जो प्लांट पानी को साफ करके उसमें छोड़ेगा। उस प्लांट में खर्चा आता है, बिजली लगती है, मेहनत करनी पड़ती है, कर्मचारी रखने पड़ते हैं। तो फैक्ट्री का मालिक जो होता है वो सोचता मैं इतना बड़ा तामझाम लगाऊंगा, इससे अच्छा मैं लाख रुपए महीना इंस्पेक्टर को ही दे दूंगा जो मेरे यहाँ छापा मारने आएगा। तो वो रिश्वत लेके आ जाता है और उसको सर्टिफिकेट दे देता है और बात खत्म हो जाती। भुगतना जनता को पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है इस पूरे तामझाम को खत्म करना और गंगा यमुना की सफाई करना। इसीलिए सारी सरकार घुटनों पे आ जाती है। और इतने साल मैंने आपको जीडी अग्रवाल का कोई उदाहरण ऐसे नहीं दिया है। उन्होंने लंबे समय तक गंगा सफाई अभियान के लिए काम किया, आंदोलन किए, आवाज उठाई, सब कुछ किए। पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो प्रोफेसर थे, विद्वान थे। वो कोई गांव के व्यक्ति वैसे नहीं थे कि अनपढ़ चल दिए झोला लेके ऐसे ही। उन्होंने बड़ी मेहनत की है और वो भी नाकाम हो गए और लास्ट में उनको आमरण अनशन करना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई और सरकार ने कोई फर्क नहीं पड़ा मंत्रियों को। तो ये सब चुनावी नूरा कुश्ती होती है, चुनावी जुमलेबाजी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी आज खत्म हो गई है। उनके मंत्रियों और मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है। अब देखिए आप 5 साल दिल्ली में क्या होता है। होना कुछ नहीं है, चलेगा सब वही। बस ये है कि सरकार बदल गई है। अब ये केजरीवाल की गलतियां गिनवाएंगे हाउस में खड़े होकर कि उन्होंने, केजरीवाल ने ये किया वो किया, अपना नहीं बताएंगे कि अगले 5 साल में ये क्या करेंगे। जी बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए सर, कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि लगातार जो है महाकुंभ को लेकर जो है तकरार वो देखने को मिल रही है। आंकड़ों पर बात होनी शुरू हो गई है क्योंकि आंकड़े अलग-अलग नजर आ रहे हैं। एनजीटी की तरफ से अलग आंकड़ा दिया गया है पानी की सफाई को लेकर, योगी सरकार के अलग आंकड़े हैं और योगी आदित्यनाथ कुछ और आंकड़ों पर बात करते हुए सदन में नजर आ रहे हैं। इस पर तकरार होनी शुरू हो गई है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अब इन आंकड़ों को लेकर, क्योंकि 28 फरवरी जो है वो डेट लगी हुई है दोबारा सुनवाई की एनजीटी की तरफ से। तो लगातार एनजीटी अब 28 फरवरी को क्या महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, सरकार किन आंकड़ों की रिपोर्ट जो है एनजीटी के समक्ष पेश करती है और वो आंकड़े जहां से कलेक्ट करते हैं, शुद्धता के आंकड़े, वो किन जगहों से नमूने लिए जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अन्य मुद्दों को लेकर भी हम बेबाकी से बात करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।